हम्म आज की इस गहरी चर्चा में हम सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। हम अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों, उलझी हुई किस्मत और एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले पर गौर करने वाले हैं जिसने अनजाने में एक पूरी सभ्यता को अंधकार में धकेल दिया। बिल्कुल। आज का हमारा मुख्य विषय द मार्वल्स की कहानी है और विशेष रूप से इसके पात्रों का वो अजीबोगरीब कॉस्मिक उलझाव जिसे हम क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। हाँ, और आज हम जिन दस्तावेजों और सोर्स मटेरियल पर गौर कर रहे हैं, उनमें विभिन्न नैरेटिव समरीज और थीमेटिक ब्रेकडाउन शामिल हैं। ये स्रोत इस पूरी ब्रह्मांडीय उथल-पुथल की बहुत साफ तस्वीर पेश करते हैं। सही कहा। और हमारा आज का मिशन यही है कि हम ये समझ सकें कि कैसे अनजाने में की गई एक बहुत बड़ी भूल सदियों बाद किसी दूसरी दुनिया को तबाह कर सकती है। बिल्कुल, और साथ ही ये भी कि कैसे तीन बिल्कुल अलग-अलग नायिकाएं एक अभूतपूर्व परिस्थिति में एक साथ बंध जाती हैं और कैसे जवाबदेही और टीम वर्क से बड़े संकट टाले जा सकते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी गाथा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये महज चमकदार शक्तियों या स्पेस बैटल्स तक सीमित नहीं है। इन विश्लेषणों की गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये अतीत की गलतियों और उनके परिणामों की एक बहुत ही मानवीय कहानी है। हाँ, एक नायक के फैसले का असर पीढ़ियों तक रह सकता है। कहानी की शुरुआत में ही हम क्रीस साम्राज्य के ग्रह हाला का वो खौफनाक दृश्य देखते हैं, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था। वही तो। और अब वहां का आसमान एकदम काला पड़ चुका है, समंदर सूख चुके हैं, हवा जहरीली हो गई है। एक तरह से ये एक मृत ग्रह है जो बस अपने अंतिम दिन गिन रहा है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हालांकि ये तबाही कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। इसके बीच खुद कैरल डेनवर्स ने सालों पहले बोए थे। सुप्रीम इंटेलिजेंस को नष्ट करके। सही। सूरज बुझ गया। आजादी के नाम पर उठाया गया वो कदम असल में पूरी सभ्यता का गला घोट गया। और इसी तबाही के बीच से उदय होता है डार्बिन का, जो नई क्री लीडर है। हाँ, और वो कैरल डेनवर्स को कोई मुक्तिदाता नहीं मानती। डार्बिन के लिए कैरल दी इनहेलेटर है, यानी विनाश की देवी। उसने अपनी पूरी दुनिया को राख होते देखा है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी को बचाने का हमारा अपना तरीका अनजाने में उन्हें पूरी तरह बर्बाद तो नहीं कर रहा? यही तो डार्बिन का मकसद हाला को बचाना है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो एक प्राचीन हथियार क्वांटम बैंड ढूंढ निकालती है। और ये बैंड स्पेस टाइम को चीरने की ताकत रखता है। बिल्कुल। और फिर वो एक क्रूर योजना बनाती है कि ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों का वायुमंडल, पानी और ऊर्जा जबरन चुराएगी। डार्बिन की यही योजना उस ट्रिगर पॉइंट का काम करती है जहां से कहानी तीन अलग-अलग जगहों पर आकार लेती है। एक तरफ गहरे अंतरिक्ष में कैरल है, जो डार्बिन के विशाल जंप पॉइंट पोर्टल को रोकने का प्रयास कर रही है। और दूसरी तरफ सेबर स्पेस स्टेशन पर मोनिका रैम्बो एक रहस्यमयी एनर्जी पोर्टल की जांच कर रही है। और ठीक उसी समय धरती पर जर्सी सिटी में टीनेजर कमला खान अपने बेडरूम में अपनी जादुई बैंगल के साथ प्रयोग कर रही है, जो असल में दूसरा क्वांटम बैंड है। ये सब एक ही समय पर होना कोई संयोग तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। डार्बिन के बैंड इस्तेमाल करने से पूरे स्पेस टाइम में कंपन पैदा होता है। और उसी पल जब ये तीनों अपनी शक्तियां इस्तेमाल करती हैं, उनकी ऊर्जा एक ही फ्रीक्वेंसी पर सिंक्रोनाइज हो जाती है। वे क्वांटम रूप से उलझ जाती हैं। और फिर जो घटना घटती है उसे द स्वैप कहा गया है। यह सुनने में जितना अजीब है, देखने में उतना ही खतरनाक और हास्यास्पद है। हाँ, जब भी कोई एक अपनी शक्ति का उपयोग करती है, वे तुरंत अंतरिक्ष में एक दूसरे की जगह ले लेती हैं। कमला खान अचानक स्पेस में बिना ऑक्सीजन के पहुंच जाती है। कैरल सीधे कमला के बेडरूम में गिरती है और मोनिका रैम्बो अचानक से क्री सैनिकों के साथ युद्ध के बीच में आ जाती है। ये अराजकता बहुत रोमांचक है, लेकिन इसके ठीक नीचे एक गहरा मनोवैज्ञानिक तनाव भी है। जब ये तीनों किसी तरह से सेबर स्पेस स्टेशन पर मिलती हैं, तो उनके बीच की असहजता सतह पर आ जाती है। माहौल सच में बहुत अजीब हो जाता है। कमला तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी आदर्श उसके सामने है। लेकिन मोनिका और कैरल के बीच एक बहुत भारी तनाव है। मोनिका के अंदर कैरल को लेकर एक पुरानी नाराजगी है, क्योंकि जब मोनिका की माँ मारिया रैम्बो की मृत्यु हुई, तब कैरल वहां मौजूद नहीं थी। मोनिका के लिए ये एक तरह का परित्याग था। हाँ, और कैरल भी एक भारी अपराध बोध लेकर चल रही है। सिर्फ मारिया के समय न होने का गिल्ट नहीं, बल्कि हालांकि तबाही का गिल्ट भी उसे खा रहा है। लेकिन उनके पास इस असहजता को सुलझाने का समय बिल्कुल नहीं है।
डार्विन टार्निक्स ग्रह पर हमला कर देती है। जो कि स्क्रल शरणार्थियों का नया ठिकाना था। डार्विन वहां पोर्टल खोलकर पूरा वायुमंडल चुराने लगती है। और यहीं पर हम इन तीनों के बीच पहले असली टीम वर्क की झलक देखते हैं। वे लड़ते हुए बार बार जगह बदल रही हैं। कमला ढाल बना रही है, मोनिका हमले सोख रही है और कैरल प्रहार कर रही है। वॉल्किरी भी आकर कुछ शरणार्थियों को बचाती है। लेकिन दुर्भाग्य से वे उस ग्रह को नहीं बचा पाती। बहुत से लोगों की जान चली जाती है। टार्नेक्स का यह विनाश कैरल को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। क्योंकि स्क्रल लोगों को उसने सदियों पहले सुरक्षित घर दिलाने का वादा किया था। खैर, इसके बाद कहानी एक बहुत ही हल्का मोड़ लेती है, अलाडना ग्रह पर। अरे हाँ, अलाडना एक ऐसा ग्रह जो विशाल समंदरों से ढका है और जहां लोग गाकर संवाद करते हैं। पूरी तरह से म्यूजिकल दुनिया। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये सामने आता है कि कैरल ने कूटनीतिक कारणों से वहां के प्रिंस यान से शादी की थी। यह एक बहुत ही रोचक विरोधाभास है। लेकिन डार्विन वहां भी पानी चुराने पहुंच जाती है। और यहाँ रणनीति में एक बड़ा बदलाव आता है। अब तक क्वांटम उलझाव उनके लिए कमजोरी था, लेकिन अलाडना में वे समझ जाती हैं कि इसे हथियार कैसे बनाना है। यहां से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। वे जानबूझकर स्विच करके दुश्मनों को चकमा देती हैं। डार्विन पानी लेकर भाग जाती है, लेकिन बार बार इतने पोर्टल खोलने से स्पेस टाइम नेटवर्क चरमराने लगता है। सेबोर स्पेस स्टेशन ढहने लगता है। और निक फ्यूरी इवैक्यूएशन के लिए जो तरीका अपनाते हैं वो बेहद हास्यास्पद है। सीधा फ्लर्किंस का इस्तेमाल। वो एलियन बिल्लियां, एक तरफ स्टेशन टूट रहा है और दूसरी तरफ वो जीव क्रू को निगल रहे हैं ताकि वो उनके पेट के पॉकेट डायमेंशन में सुरक्षित रह सके। क्लासिकल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ये हास्य और तनाव का बेहतरीन संतुलन था। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। डार्विन का अंतिम लक्ष्य अब साफ हो चुका था। उसे हालांकि बुझे हुए सूरज को फिर से जलाना है और इसके लिए उसे पृथ्वी के सूरज की ऊर्जा चाहिए। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी का तापमान 0 से नीचे चला जाता, हर चीज जम जाते। पृथ्वी की कक्षा के ठीक बाहर लड़ा गया ये युद्ध कहानी का चरमोत्कर्ष है। डार्विन पोर्टल खुलना शुरू करती है और अब हमारी तीनों नायिकाएं एक परफेक्ट सिंक में हैं। कोई गिल्ट उन्हें पीछे नहीं खींच रहा। वे एक बेहतरीन मशीन की तरह काम करती हैं। कमला ढाल बनती है, मोनिका ऊर्जा को मोड़ती है और कैरल बाइनरी रूप में प्रहार करती है। लेकिन भयंकर संघर्ष में डार्विन कमला के हाथ से दूसरा क्वांटम बैंड छीन लेती है। उसे लगा दोनों बैंड से वो एक स्थिर वर्म होल खोल लेगी, लेकिन इतनी प्राचीन ऊर्जा संभालना उसके बस की बात नहीं थी। ऊर्जा बेकाबू हो जाती है और डार्विन जलकर भस्म हो जाती है। उसका अंत हो जाता है, लेकिन वो एक भयानक संकट छोड़ जाती है। स्पेस टाइम में एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है। ये मल्टीवर्स के बीच की दीवार को चीरने वाला छेद था। अगर इसे बंद नहीं किया गया तो दूसरी वास्तविकताएं टकराएंगी और सब नष्ट हो जाएंगी। और यही महान बलिदान की थीम सामने आती है। मोनिका समझ जाती है कि इसे उसी तरफ से बंद करना होगा जहां से इसे खोला गया है। वो बिना हिचकिचाहट की ये जिम्मेदारी लेती है। कैरल और कमला अपनी सारी ऊर्जा मोनिका को देती हैं। मोनिका दरार के पार जाती है और उसे खींचकर बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही दरार सील होती है, मोनिका हमेशा के लिए उस अनजान ब्रह्मांड में फंस जाती है। कैरल एक बार फिर अपनी करीबी को खो देती है। ये ब्रह्मांड को बचाने की बहुत भारी कीमत थी। लेकिन इस बलिदान ने कैरल को एक बड़ी सीख दी। वो दूसरों से ऊर्जा चुराने के बजाय खुद हाला वापस जाती है और अपने ही शरीर की कॉस्मिक ऊर्जा से उनके ठंडे सूरज को फिर से प्रज्वलित कर देती है। वो अब विनाश की देवी नहीं, एक उद्धारकर्ता बन जाती है। उसने न केवल हाला को बचाया बल्कि अपने पुराने गिल्ट का प्रायश्चित भी कर लिया। धरती पर लौटकर कमला इस पूरे अनुभव से बहुत प्रेरित होती है। वो समझ जाती है कि आगे के खतरे बड़े हैं और इसीलिए वो केट बिशप को ढूंढ निकालती है ताकि युवा नायकों की एक नई टीम बनाई जा सके। ये एक नई पीढ़ी की शुरुआत है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, वो मिड क्रेडिट सीन तो सच में दर्शकों की उम्मीदों को पलट देता है। हाँ, मोनिका एक समानांतर ब्रह्मांड के अस्पताल में जागती है। वहां उसकी माँ बाइनरी के रूप में जिंदा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वहां एक्समैन का बीस्ट भी मौजूद है। ये पक्की मुहर है कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मल्टीवर्स में गहराई से प्रवेश कर चुका है। इस पूरी यात्रा से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि ये कहानी अपनी गलतियों को स्वीकार करने यानी अकाउंटेबिलिटी के बारे में है। कैरल को मानना पड़ा कि उसके अच्छे इरादों ने भी अनजाने में बुरा किया था।
और अकेले सब ठीक करने के बजाय मदद मांगना ही असली ताकत है। ये हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। समस्याओं को जड़ से उखाड़ने की जल्दबाजी में हम दूरगामी परिणामों को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और अंत में एक गहरे सवाल पर गौर करना जरूरी है। विज्ञान का अटल नियम है ऊर्जा का संतुलन। जब मोनिका ने दरार को बंद किया और कैरल ने सूरज को जलाया, तो क्या ब्रह्मांड के संतुलन के अनुसार इस सुधार की कीमत किसी और समानांतर ब्रह्मांड को चुकानी पड़ेगी? क्या एक दुनिया की गलती को सुधारने का प्रयास अनजाने में किसी दूसरी दुनिया में एक नए संकट को जन्म दे रहा है? यह सवाल सच में रातों की नींद उड़ाने वाला है। खैर, आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने सोचने के नए आयाम खोले होंगे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अलविदा।